So we are starting with page number 134. Okay. Gravitation, page number 134. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था अपना? What was universal law of gravitation? F is equal to G m1 m2 upon d square, where what is m1 and m2? Mass of the two bodies. d क्या था? Distance between the two bodies. F क्या था? Force of gravitation between the two bodies. और G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इससे अपने को क्या पता चलता है? G इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। लेकिन फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्टेंस का मीटर, इसलिए मीटर स्क्वायर। मास का केजी, इसलिए केजी स्क्वायर। तो ये है यूनिट ऑफ जी। क्या है यूनिट ऑफ जी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके। तो ये जो साइंटिस्ट है हेनरी कैवेंडिश, जो 1731 से 1810 तक थे, इन्होंने एक सेंसिटिव बैलेंस यूज किया। सेंसिटिव मतलब बहुत कम मास के लिए भी वो रिस्पॉन्ड करेगा। और जी का वैल्यू निकाला। क्या निकाला जी का वैल्यू? इन्होंने निकाला जी का वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू आपको बाय हार्ट करना है। ओके, फाइन। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं उनके बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, देयर एग्जिस्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two objects। और वो फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों है? ओके, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए है बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज, वेदर द बॉडीज आर बिग और स्मॉल, वेदर दे आर सेलेस्टियल मतलब जो आसमान में है, या टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे है। सेलेस्टियल मतलब इन द स्काई, टेरेस्ट्रियल मतलब ऑन द अर्थ। ओके, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो सपोज F1
के लिए d1 है 4, तो f1 क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू 1/d1 स्क्वायर, मतलब 1/16। लेकिन अगर d2 बन गया मेरा 5, तो f2 होगा प्रोपोर्शनल टू 1/25। तो जब 25 को 1 को 25 से डिवाइड करते तो ये नंबर जो मिलता है ये छोटा नंबर है। दैट मीन्स f2 इज लेस देन f1। इसलिए हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस। ओके, फाइन। तो द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। ये एक्चुअल नंबर्स है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। क्या है मास ऑफ अर्थ? व्हाट इज मास ऑफ अर्थ? 6 × 10⁻24 kg। क्वेश्चन नंबर 10.1। कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। ये हम लोग इसको और सिंपल करते हैं। ME इज मास ऑफ अर्थ which is 6 × 10⁻24 kg, and that of the moon is 7.4 × 10⁻22 kg. mass of moon, ऐसे सॉल्व करना ये क्वेश्चन। mass of moon 7.4 × 10⁻22 kg. distance between the earth and moon is 3.84 × 10⁵ kilometers. d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज इक्वल टू 3.84 × 10⁵ किलोमीटर्स। लेकिन kg है तो मीटर में चाहिए, तो ये बनेगा 3.84 × 10⁵ किलोमीटर कितना होता है? 10⁻³ meters, which is 3.84 × 10⁸ meters. Calculate the force exerted by the earth on the moon. Take G is equal to, take G, universal gravitational constant। क्या है जी? 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, तो अभी अपने को चाहिए क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स बिट एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून। F इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून। तो अभी से इसका नोटेशन समझ लो। FEM, E मतलब जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, M मतलब जिस पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो मतलब FEM की जगह अगर मैं F12 कहता हूं तो इट इज फोर्स exerted by body 1 on body 2. तो F21 क्या होगा? फोर्स exerted by body 2 on body 1. तो अभी F कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एज पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज F इक्वल टू? व्हाट इज FEM इक्वल टू? G, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून अपॉन, ये M है, अपॉन D स्क्वायर।
तो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय डी कितना है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर. तो अभी इसको कैलकुलेट करना है अपने को. देखो 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10^2. अभी इंडासेस का लॉ याद है a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n. 10⁻11 प्लस 24 प्लस 22 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁸8 इंटू 10⁸8. तो ये बना मेरा 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 टू द पावर. ये 46 माइनस 11 35 और 8 प्लस 8 16. तो ये बना 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 टू द पावर 35 माइनस 16. क्या लॉ लगाया मैंने a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज a रेज टू m माइनस n. ओके. तो अभी ये नंबर्स का कैलकुलेशन अपने को करना है और वो थोड़ा सा अलग है. तो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है. केवल ये एक 6.7 जो है ये प्राइम नंबर है. 67 इज अ प्राइम नंबर. तो 3.8 इंटू 2 जो होता है 8 2 16 3 2 6 7 दैट इज 7.6. तो हम लोग इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए कैसे करते हैं अभी देखो. दिस इज 6.7 इंटू 6 क्या है 2 इंटू 3 इंटू 7.4 अपॉन 2 इंटू 1.92 इंटू 3 इंटू 1.28. ये 3.84 है, ये भी 3.84 है. तो ये 2 इसके साथ चला गया, ये 3 इसके साथ चला गया. सो दिस इज 6.7 इंटू 7.44 क्या है 2 इंटू 3.7 अपॉन 1.92 क्या है 2 इंटू 0.96 इंटू 1.28. तो ये 2 चला गया. तो अभी बचा क्या बचा 6.7 इंटू 3.7 अपॉन 0.96 इंटू 1.28. तो अभी मैं इसका एक डेसिमल शिफ्ट करता हूँ, इसका एक शिफ्ट करता हूँ, इसका एक शिफ्ट करता हूँ, इसका दूसरा करता हूँ. तो 67 इंटू 37 अपॉन 96 इंटू 1.28. अभी 67 इंटू 37 इंटू 100. क्यों इंटू 100? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलता है 96 इंटू 128. इसके डेसिमल 2 बार शिफ्ट हो गए 100 से मल्टीप्लाई करने की वजह से. तो 67 इंटू 37 क्या है 7 7 ज़ा 49 7 6 ज़ा 42 46 7 3 ज़ा 21 6 3 ज़ा 18 20 9 7 4 2. So this is 2479 into 100 upon 96 into 128. 128 into 96. 8 6 are 48, 6 2 are 12, 16, 6 1 are 6 7, 9 8 are 72, 9 2 are 18 plus 7 25, 9 1 are 9 11, 8 8 12 2 12 upon 1 2 2 8 8. अभी एक अप्रोक्सीमेशन करना है अपने को. ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, तो इसको हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं. इसको लिखते हैं हम 2480.
इंटू 100 अपॉन 12288। ओके, अभी इससे फायदा क्या होगा, ये जो अप्रोक्सीमेशन किया हमने 79 का राउंड ऑफ किया हमने 80, उससे दोनों इवन नंबर बन गए। तो ये हुआ 2 इंटू 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1240 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 6144। अभी छोटे छोटे नंबर होते जाएंगे, देखो ये 2 इंटू 2 6 ज़ा 2 ज़ा और ये बनेगा 23072, तो ये 2 2 चला गया। फिर से 2 इंटू 310 एंड 2 इंटू 2 1 ज़ा 5 ज़ा 1536 इंटू 100, तो ये 2 उड़ गया। 2 इंटू 155 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 2 7 ज़ा 766। अभी ये 155 है, तो इसको एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन फिर से करते हैं, इसको 156 कर देते हैं। 156 इंटू 100 अपॉन 766, तो ये बना 2 इंटू 78 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 2 3 ज़ा 2 8 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इज 78 इंटू 100। अभी इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं 384, तो ये बना 2 इंटू 39 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 2 1 ज़ा 192, ये 2 और 2 चला गया। ठीक है, तो ये बना 39 का अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं हम 40 इंटू 100 अपॉन 192, तो ये बना 2 इंटू, ये 4 से डिवाइड होता है, देखो 4 इंटू 10 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 4 4 ज़ा 16 48, तो ये 4 चला गया, तो ये बना 1000 अपॉन 48 विच इज़ 4 इंटू 250 4 इंटू 16, तो ये बना 250 अपॉन 16 या 125 अपॉन 4, सॉरी 125 अपॉन 8। ओके, उनका आंसर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं हम लोग पहले। ओके, उसका आंसर आ रहा है 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स। ओके फाइन, तो अभी अपना कैलकुलेशन देखते हैं हम। 10⁻19, ये 10⁻19 जो था ये हमने अभी लिखा नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको हम एंड में लिखेंगे इंटू 10⁻19। ठीक है, 35 माइनस 16 इज 19। ओके, फाइन, तो यहाँ पे 10⁻19 का फैक्टर चल रहा है, तो 125 अपॉन 8, 8 1 ज़ा 8 माइनस 45, 8 5 ज़ा 40, 5 8 6 ज़ा 48, तो ये 15.6 आया। तो यहाँ पे कहीं तो एक कैलकुलेशन एरर हुआ। ओके, तो वो कैलकुलेशन एरर हुआ है, देखो यहाँ तक तो सब सही है, मैंने चेक किया अभी, यहाँ तक सब परफेक्ट है। सो यहाँ से शुरू करते हैं हम। दिस इज 2480 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय 12288, तो ये बना आपका
4 into 4 6 are 24, 4 2s are 8, 6 20 into 100 into 10 to the power 19 divided by 4 into 4 3s are 3072. तो अगर हम देखेंगे तो 3072 और 620, तो 620 इंटू 5 क्या है देखो, 5 0 0, 5 2 10, 6 5 30, 3000, 6 5 30, 3100. तो 620 इंटू 5 है अप्रोक्सीमेटली, दिस इज 1/5 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 19 अप्रोक्सीमेटली. तो 100/5 कितना है, 20 इंटू 10 टू द पावर 19 या 2 इंटू 10 टू द पावर 20. क्यों, ये 10 रेज टू 19 में चला गया, इस 10 रेज टू 20. ओके, तो ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून. ओके, सो दिस वाज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन. ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. तो यहां पे कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या कहता है ये, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो इसका जो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसका आंसर हम अच्छे से लिखते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, तो सबसे पहले है कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन successfully explained several phenomena given below. बहुत सारे फिनोमिना एक्सप्लेन किए उसने. जैसे पहला नंबर देते हैं, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ. सेकेंड, the motion of the moon around the earth. Third, the motion of the planets around the sun. Fourth, और ये इंपॉर्टेंट है, the occurrence of tides is due to the gravitational force of the moon. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मून. देन फिफ्थ,
the flow of water in the rivers is also due to the gravitational force of earth on water. ओके, इसके आगे देखते हैं हम फ्री फॉल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फ्री फॉल क्या है ये समझ लेते हैं हम। तो सबसे पहले फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो, एनी बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ or close to the surface of earth is attracted towards the earth. क्यों? This is due to the gravitational force of attraction exerted by the earth on the body. मतलब कोई भी बॉडी अर्थ के पास है तो उस पर अर्थ क्या एग्जर्ट करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, वो अट्रैक्ट करेगा उस बॉडी को। तो सपोज ये बिल्डिंग है, ए है बॉटम ऑफ बिल्डिंग, ये है ग्राउंड, और टी है टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये है हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, तो एक बंदा यहां से एक बॉल फेंक देता है, छोड़ देता है, फेंकना नहीं छोड़ना है। केस 1, पर्सन ड्रॉप्स बॉल फ्रॉम टी। टी क्या है? टॉप ऑफ द टावर। तो जब वो बॉल ड्रॉप करता है टी से तो बॉल नीचे मूव करता है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राउंड है मतलब अर्थ है वो इस बॉल को अट्रैक्ट करता है, और जब बॉल मूव करता है तो हम लोग अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मोशन है। बॉल मूव करता है मतलब मोशन है, मोशन है मतलब एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी है। और एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट चलाते हैं हम यहाँ पे कि जब बॉल छोड़ते हैं तो बॉल नीचे आते रहता है, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और जिस डायरेक्शन में मोशन होता है, in the direction of motion, there is acceleration. Okay, in the direction of motion there is acceleration. तो
जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डेवलप करना जरूरी है। देखो, अगर बस मूव कर रही है और उसको आगे जाना है तो उसको चाहिए एक्सीलरेशन, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर अगर, अगर बस मूव कर रही है और उसको अपने को स्टॉप करना है तो हमें अप्लाई करने पड़ेंगे ब्रेक्स और वेलोसिटी करना पड़ेगा कम। तो उस वक्त हम लोग अप्लाई करेंगे ब्रेक्स और उसको कहते हैं हम नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसका दूसरा नाम है डिसीलरेशन, जिसका तीसरा नाम है रिटार्डेशन। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब बॉल को हम छोड़ते हैं टॉप से, टी मेरा टॉप है, तो बॉल कंटिन्यूसली नीचे मूव हो रहा है, मतलब उसको फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उसके मोशन के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। इसकी वजह से उसका ए पे वेलोसिटी वी के वेलोसिटी से ज़्यादा होगा, बिकॉज एक्सीलरेशन इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन when the body is moving vertically downward। क्या सीखा हमने? when the body is moving vertically downward, the gravitational acceleration supports the motion। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में ये मेरा ए था बॉटम, ये मेरा टी है टॉप और ये है ग्राउंड। जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? केस 2, when ball is thrown upwards, from bottom of टावर 80, तो क्या होता है? बॉल moves upward for some distance. This distance is called maximum height. What is this distance called? Maximum height. After reaching maximum height, the ball starts falling downwards। क्यों? ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग the upward motion of the ball,
the acceleration due to gravity acts in vertically downward direction thus during upward motion of the ball the acceleration due to gravity opposes the upward motion of the ball. Hence, the ball reaches a maximum height comes to rest momentarily मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए and starts moving in downward direction. इसलिए कहते हैं जिस चीज को ऊपर फेंका वो नीचे आता है. कैच खेलते हैं हम, बॉल को ऊपर फेंकते हैं, बॉल नीचे आ जाता है. ठीक है, तो जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है, जब बॉडी ऐसे मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो मैंने तो नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो जहां पे फोर्स है वहां पे एक्सीलरेशन है. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन होता है उसको कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? इट इज द एक्सीलरेशन which comes into the picture because of the gravitational force. क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज द एक्सीलरेशन व्हिच कम्स टू द पिक्चर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. और इसका डायरेक्शन कैसे होता है? इसका डायरेक्शन जो है हम तो कहते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्यों है ये समझ लेते हैं. ये मेरा अर्थ है और मैं यहां पे हूं, सपोज अर्थ से कुछ मीटर ऊपर सपोज एक बॉल है, ठीक है ना. तो इस बॉल पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे एक्ट हो रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? along the radius and towards the center of the earth. तो ये एक्चुअल डायरेक्शन है, लेकिन वो डायरेक्शन अपने को दिखता कैसे? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. इसलिए जो बॉडी अपवर्ड मूव हो रहा है, मोशन ऑफ बॉडी, एंड रोल ऑफ
ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो मोशन ऑफ बॉडी अगर डाउनवर्ड है, जब मैं डाउनवर्ड कहता हूं तो इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो रोल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सपोर्ट्स द मोशन, and when the motion of the body is vertically upward, तो रोल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अपोजेस द मोशन। और ये दोनों केस जो है इसको कहते हैं फ्री फॉल। ओके, ये कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल का। फाइन, तो अभी देखते हैं इसमें क्या दिया है, फिर बाद में नेक्स्ट पेज में और सीखेंगे। वी हैव लर्न दैट अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट, दिस इज टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द फोर्स अलोन, वी से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।